मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के मुस्लिम लॉ के पेपर में रिफ्रेश द मेमोरी पुनः स्मरण कार्यक्रम के अंतर्गत वक्फ के अध्याय में क्लासिफिकेशन ऑफ वक्फ पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में वक्फ की परिभाषा, वक्फ का गठन आदि विषयों पर चर्चा की थी। आज हम वक्फ के प्रकार संबंधी विषय पर चर्चा करेंगे। सामान्य रूप में जब हम वक्फ को विभाजित करते हैं तो इसके दो प्रकार माने जाते हैं, सार्वजनिक पब्लिक वक्फ और निजी प्राइवेट वक्फ। लेकिन एक तीसरी तरह की कैटेगरी और इसमें संभव है कि वसीयतकर्ता या यूँ कहें कि वक्फ का गठन करने वाला व्यक्ति जब दोनों तरह के उद्देश्यों को सम्मिश्रित कर देता है कि आंशिक रूप से जनता के लाभ के लिए और आंशिक रूप से किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए निर्मित करता है, तो उसे हम क्वासी पब्लिक वक्फ, सार्वजनिक तुल्य वक्फ या अर्ध सार्वजनिक वक्फ भी कहते हैं। सामान्यतया जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तब हमने देखा था कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक खैराती प्रयोजन के लिए वक्फ का सृजन करता है, तो इस तरह के वक्फ को हम सार्वजनिक वक्फ, पब्लिक वक्फ कहते हैं। पब्लिक वक्फ की विशेषता की यदि हम बात करें तो इसका प्रथम उद्देश्य या विशेषता समाज एवं गरीब या असहाय व्यक्ति के लाभ के लिए किए जाने का उद्देश्य रखते हैं। पब्लिक वक्फ जो है वो धार्मिक खैराती या पवित्र उद्देश्य के लिए किया जाता है। पब्लिक वक्फ वाकिफ एवं उनके वारिसों का संपत्ति पर से समस्त अधिकार आदि जो है वो समाप्त हो जाते हैं पूर्ण रूप से, और संपत्ति पूर्ण रूप से अल्लाह में समर्पित होकर किसी लोक लाभ के कार्य के लिए लगाई जाती है। इसी तरह यदि हम बात करें तो संपत्ति पर कब्जा जो है वो मुतवल्ली को प्राप्त हो जाता है, तथा स्कीम जो वाकिफ ने बनाई है उसके अनुसार आय का व्यय करने का अधिकार मुतवल्ली को प्राप्त हो जाता है। और शिया विधि में केवल सार्वजनिक तरह के वक्फ ही मान्य किए गए हैं, अर्थात दूसरे तरह के वक्फों को शिया विधि अमान्य करती है, मान्यता नहीं देती है। अब यदि हम बात करें पब्लिक वक्फ की उलट प्राइवेट वक्फ के या निजी वक्फ, जिसे वक्फ अलल औलाद के नाम से मुस्लिम समाज में जाना जाता है, तो ये जो पारिवारिक वक्फ है इसे हम पारिवारिक वक्फ भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह के वक्फ में उद्देश्य जो है वो धार्मिक पवित्र या खैराती जो है वो अंतिम रूप में होता है, लेकिन प्राथमिक रूप में या यूँ कहें शुरुआती रूप में जो वक्फ है वो वाकिफ के ही वंशज कह लीजिए या
जो हिताधिकारी होते हैं वक्फ के, वो सार्वजनिक या लोक व्यक्ति ना होकर वाकिफ स्वयं हो सकता है, उसके परिवार या वंशज हो सकते हैं। तो इस तरह का वक्फ जो है वो निजी वक्फ कहलाता है। वक्फ अल औलाद के विषय में जब भी हम चर्चा करते हैं तब आपको 1913 के अधिनियम के पूर्व और 1913 अधिनियम के पश्चात की विधि पर अवश्य चर्चा करनी चाहिए। या यूं कहें कि 1894 के अबुल फतह मोहम्मद वर्सेस रस्मधर चौधरी का वाद जो प्रिवी काउंसिल ने निर्धारित किया था 1894 में, उसके पूर्व की स्थिति और उसके पश्चात की स्थिति पर भी आपको चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले यदि हम निजी वक्फ की वैधता की बात करें तो ये केवल सुन्नी विधि में मान्य है, शिया विधि में मान्य नहीं है। हनफी सुन्नी विधि ही इस तरह के वक्फ अल औलाद को मान्यता देती है। निजी वक्फ जो हैं वो वाकिफ के वंशजों के लाभ के लिए सामान्यतः किए जाते हैं, किंतु अंतिम उद्देश्य जो है वो धार्मिक पवित्र या खैराती उसमें होना चाहिए। 1913 के बाद की स्थिति बता रहा हूँ मैं। निजी वक्फ का उद्देश्य जो है वंशजों का जीवन सुरक्षित करना होता है, क्योंकि एक बार मोहम्मद साहब ने कहा भी था चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, कि ऐसा नहीं हो कि एक मारवाड़ी कहावत भी है, अपना पूत कंवारा डोले दूसरों का ब्याह रचावे। तो खुद के वंशज यदि भूखे रहें और दूसरे व्यक्तियों का, अनाथ व्यक्तियों का, गरीब व्यक्तियों का पालन पोषण किया जाए तो ये भी जो है वो उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए भी हनफी सुन्नी विधि में वक्फ अल औलाद को मान्यता दी गई है, जिससे वाकिफ अपने वंशजों का जीवन जो है वो सुरक्षित कर सकता है। फिर यदि हम बात करें तो निजी वक्फ का भी अंतिम उद्देश्य जो है वो धार्मिक पवित्र या खैराती प्रयोजन ही होता है। जब वाकिफ का एक भी वंशज जीवित नहीं रह जाता, योग्य नहीं रह जाता, निजी वक्फ जो है वो सार्वजनिक वक्फ में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वाकिफ का कोई भी वंशज जो है अब उस आय का उपभोग करने के लिए नहीं रह जाता। इसलिए अब वह आय जो है वाकिफ द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्यों के लिए खर्च की जाएगी। निजी वक्फ को आभासी, भ्रामक तथा समाज और गरीबों को धोखा देने वाला बताया गया। कलरेबल, जो आपने भारत के संविधान के दौरान भी 3 तरह के सिद्धांतों पर चर्चा की होगी। तो आभासी विधायन जो है कलरेबल, भ्रामक होने के आधार पर अबुल फतह मोहम्मद वर्सेस रसूमधर चौधरी का वाद 1894 में प्रिवी काउंसिल ने इसको निर्धारित किया था और वक्फ अल औलाद को प्रतिबंधित कर दिया था कि ये जो अंतिम जो उद्देश्य बताया जा रहा है वो कभी भी अस्तित्व में आएगा ही नहीं, क्योंकि वाकिफ के वंश कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। कोई ना कोई वंशज अवश्य ही कभी ना कभी अस्तित्व में रहेगा। और इस तरह से ये वक्फ जो है वो आभासी है, कलरेबल है, भ्रामक है, धोखा देने वाला है। वास्तव में वो वाकिफ जो है वो अपना नाम बचाए रखना चाहता है वक्फ के माध्यम से, और इस तरह से विधि को धोखा जो है वो नहीं दिया जा सकता। तो इस आधार पर प्रिवी काउंसिल ने 1894 में इस तरह के पारिवारिक वक्फ अल औलाद पर रोक जो है वो लगा दी थी, प्रतिबंधित जो है वो कर दिया था। इसके पश्चात मुस्लिम विधि द्वारा मुस्लिम समुदाय जो है उनके द्वारा विरोध किया गया
और ब्रिटिश संसद तक जब ये बात पहुंची तो ब्रिटिश संसद ने वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 और 1930 जो है वो पास किए, जो धारा 2 में परिभाषा हमने पूर्व के वीडियो में ही पढ़ी थी कि यदि अंतिम उद्देश्य धार्मिक, पवित्र या खैराती है तो वाकिफ के और वाकिफ के वंशजों के फायदे के लिए किया गया वक्फ जो है वो विधिमान्य होगा। 1930 में इसमें फिर से संशोधन किया गया था, क्योंकि 1894 से लेकर 1913 के मध्य जो भी वक्फ अलल औलाद किए गए वो अब भी अमान्य रह गए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि विधि का निर्माण और विधि का प्रवर्तन जो है वो हमेशा भविष्य लक्षी होता है। रेट्रोस्पेक्टिव पूर्ववर्ती विधि सामान्यतः जो है वो लागू नहीं होती है। इसलिए 1913 में जब ये अधिनियम पारित हुआ तो उसके बाद के तो वक्फ अलल औलाद विधिमान्य हो गए, लेकिन 1894 से 1913 के मध्य के वक्फों को भी विधिमान्यकरण करने के लिए 1930 में फिर से ये अधिनियम जो है वो संशोधित किया गया, अमेंड किया गया। इसके बाद यदि हम बात करें तो वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम के अंतर्गत एक मुस्लिम द्वारा स्थापित वक्फ जिसका अंतिम उद्देश्य धार्मिक, खैराती या पवित्र हो, विधिमान्य हो बनाया गया, चाहे उस वक्फ का प्रारंभिक या मूल उद्देश्य धारा 3 के अंतर्गत निम्न में से कोई भी हो। 3 तरह के उद्देश्यों को मान्य किया गया। वाकिफ के परिवार के सदस्यों, वंशजों के पूर्ण या आंशिक भरण पोषण के लिए, वाकिफ के स्वयं के भरण पोषण के लिए या वाकिफ के ऋणों का भुगतान करने के लिए भी वक्फ जो है वो किया जा सकता है, किंतु अंतिम उद्देश्य जो है वो सार्वजनिक होना चाहिए, पवित्र, धार्मिक या खैराती प्रयोजन होना चाहिए। निजी वक्फ की मान्यता के पीछे मोहम्मद साहब का एक कथन है जिसको हम पहले बात कर चुके हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। अब यदि हम बात करें कि चाहे वो निजी वक्फ हो चाहे वो सार्वजनिक वक्फ हो, अगर उसका उद्देश्य जो है वो प्राप्त करना असंभव हो जाए, जिस चैरिटी के लिए, पर्पज़ के लिए वह वक्फ वाकिफ ने गठित किया था वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाए, तब क्या होगा? तब क्या वक्फ समाप्त हो जाता है? तो इसके उत्तर के लिए मुस्लिम विधि में, मुस्लिम समाज में एक नियम प्रचलन में है जिसको हम कहते हैं यथा सामीप्य का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस। साइप्रस का सिद्धांत। साइप्रस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है निकट या समकक्ष, अर्थात जो वाकिफ ने उद्देश्य तय किया था उसके निकट का या उसके समकक्ष दूसरा कोई उद्देश्य हम मानकर उस वक्फ को संचालित जो है पूर्व की भांति कर सकते हैं। वक्फ के संदर्भ में साइप्रस सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से वाकिफ के सही उद्देश्य का अंदाजा पता लगाया जाता है और उसे लागू किया जाता है। सामान्यतः वक्फ निम्न कारण से असफल हो जाता है। पहला, जब वाकिफ ने उद्देश्य स्पष्ट न किया हो, या जब वाकिफ द्वारा तय उद्देश्य असफल या समाप्त हो जाए। जैसे मान लें कि विधवा के शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक वक्फ किया गया और समाज में एक बार स्थिति ऐसी आती है कि कोई भी विधवा ऐसी नहीं बची जिसको शिक्षित किया जा सके। जैसे वर्तमान की यदि हम बात करें तो करीब करीब हर महिला जो है वो शिक्षित रहती है शुरू से ही। तो क्या वह उद्देश्य जो अब
असंभव हो गया है, तो क्या वह वक्फ भी असंभव हो गया, फेल हो गया, निष्फल हो गया, निष्प्रभावी हो गया? तो उसके समकक्ष का कोई भी उद्देश्य जो है वो हम ले सकते हैं, जिससे विधवा की शिक्षा की बजाय विधवा को कोई टेक्निकल सपोर्ट की शिक्षा देने का काम शुरू कर दिया जाए, जिससे वो रोजगार नौकरी प्राप्त कर सके, या विधवा की सहायता के बजाय अनाथ बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए वो वक्फ को कैरी ऑन किया जा सकता है। तो जब उपरोक्त दोनों में से किसी एक परिस्थिति में वक्फ को शून्य होने से बचाने के लिए साइप्रस का सिद्धांत जो है वो प्रयोग किया जाता है, तथा वाकिफ की घोषणा के समकक्ष किसी अन्य उद्देश्य के लिए वक्फ की आय को व्यय जो है वो किया जाता है। केस लो की यदि हम बात करें तो सली भाई बनाम सोफिया का वाद है 1912 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, जिसमें यह तय किया गया था कि वाकिफ द्वारा निर्धारित खैरात प्रयोजन असफल हो जाए तब खैराती प्रयोजन के लिए वक्फ जारी रखा जा सकता है, कोई भी अन्य धार्मिक या खैराती प्रयोजन के लिए। साइप्रस के सिद्धांत के लागू करने के लिए अनिवार्य दो बातें हैं कि वाकिफ द्वारा जो तय उद्देश्य है वह समाप्त या असंभव हो जाना चाहिए, और जो नया निर्धारित उद्देश्य है वह वाकिफ के मूल उद्देश्य के समकक्ष या मिलता जुलता उसी के समरूप जो है वह होना चाहिए। तो ये आज हमारी कुल मिलाकर चर्चा रही कि यदि वक्फ निर्मित करने का जो उद्देश्य था वो वाकिफ ने स्पष्ट न किया हो, या तय जो उद्देश्य है वह असफल हो जाए, तब हम डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस यथा सामीप्य का सिद्धांत लागू करते हैं। निजी वक्फ जो केवल हनफी सुन्नी विधि मान्य है, और निजी वक्फ को प्रिवी काउंसिल द्वारा अब्दुल फता मोहम्मद के विवाद में प्रतिबंधित करने की बात, और उसके बाद 1913 और 1930 का वक्फ विधि मान्यकरण अधिनियम का पारित किया जाना, निजी वक्फ, प्राइवेट वक्फ, वक्फ अल-औलाद की विशेषताएं, और जो सामान्य पब्लिक वक्फ है, सार्वजनिक वक्फ है, उसकी विशेषताएं, और मिश्रित वक्फ जिसमें वाकिफ या उसके वंशज के साथ साथ अंशतः लोक लाभ के लिए वह वक्फ क्रिएट किया जाए। तो ये कुल मिलाकर आज हमारी चर्चा हुई वक्फ के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के बारे में। रिफ्रेश द मेमोरी कार्यक्रम के अंतर्गत वक्फ के अन्य प्रावधानों पर हम पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद।